हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम फिर से नए 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप एमपी से हैं तो हमने एमपी के वन लाइनर लगभग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिनकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध एक कार्य करता है। उस विरोध का नाम घर्षण है। अगला प्रश्न है, घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को क्या कहा जाता है? कर्षण कहा जाता है। जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तब में वृद्धि होने लगती है, त्वरण की वृद्धि होने लगती है। 100 किलोग्राम भार के एक बक्से को उठाने के लिए कौन सा बल पर्याप्त होगा? 1000 न्यूटन। किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने से एक समान त्वरण से गमन करेगा। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को उठाती है तो इस अवस्था में किस बल का प्रयोग होता है? यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। प्रत्यास्थ संगठन में संवेग एवं ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है। दो असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होता है अधिक वेग। संवेग किसकी मात्रा है? संवेग गति की मात्रा है। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन बटा समय को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष गतिवर्धन कहलाता है। संवेग, द्रव्यमान तथा वेग आपस में किस रूप से संबंधित है? तो इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखना। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु का समय द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हम वन लाइनर के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको यहीं पर रट जाएंगे। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो एक समान त्वरण के लिए गति का पहला समीकरण जो इस प्रकार है, v बराबर u प्लस at। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें रुकी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, परंतु वह दीवार विस्थापित करने में असफल रहता है, अर्थात वह दीवार पर किसी भी प्रकार का कार्य करने में असफल होता है। मतलब कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य नहीं है, शून्य कार्य होगा। 10 किलोग्राम के एक पिंड को जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा 980 जूल होगी। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आता है तो कितना कार्य करता है? जब कोई इंसान सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसी सीढ़ियों से वापस आता है तो उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता अथवा शून्य कार्य हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्व के साथ उसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा में होगी, क्योंकि वाहन भी गतिशील है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, झरने का जल ऊंचाई से गिरता है और जल में संचित होता है। इस जल के संभावित ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यदि उसका जल विद्युत उत्पादन में ना हो तो ऊर्जा का क्या होगा? तो उसमें रुकी ऊर्जा संभावित ऊर्जा का संचार बना रहेगा, मतलब कि उसमें इकट्ठी ऊर्जा रुकी रहेगी, बनी रहेगी। सड़क पर एक कार और एक भार से लदा एक ट्रक दोनों ही समान चाल से चल रहे हैं, तो ट्रक की तुलना में कार निहित है, मतलब कि कार में क्या संचित होगी? तो कार में कम गतिज ऊर्जा संचित रहेगी। ये प्रश्न इस प्रकार है कि कोई वाहन है, अगर एक लड़का एक बाइक चला रहा है, सिंगल जाएगा तो बाइक कुछ हल्के भार का अनुभव करेगी और वह भार की वजह से हल्की गाड़ी चलेगी।
और दूसरी ओर देखा जाए एक लड़का किसी एक और साथी के साथ बाइक पे सवार होता है तो वह बाइक भारी और अधिक गति से चलने का अनुभव करती है। किसी कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में। जब एक गतिमान वस्तु दोगुनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? वो ऊर्जा का परिवहन करती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा किस प्रकार होगी? उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित होता है? इसमें क्या संचित होता है? इसमें ऊर्जा संचित रहती है। जब एक विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का स्रोत, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक जल में विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का स्रोत है जल की गति। मतलब कि विद्युत शक्ति किस प्रकार उत्पादन होता है? उसमें जल की गति से विद्युत का उत्पादन होता है, जैसे कि बड़े बड़े डैम में देखा जाता है। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। मतलब वो जब कण कोई गिर रहा है तो वह गतिज अवस्था में ही रहेगा। एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए की अपेक्षा बी का संवेग अधिक होगा, क्योंकि बी बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए। कौन सा बल दूध से क्रीम को अलग करता है? अपकेंद्रीय बल। भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? अपकेंद्रण। आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और बाहरी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? अपकेंद्री बल का अनुप्रयोग किया जाता है। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति का एक उदाहरण है घूर्णन गति। निष्पादित कार्य मापा जाता है कार्य बराबर बल गुना दूरी। उठाए हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा अर्थात कौन सी शक्ति होती है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित नहीं होता? चाल परिवर्तित नहीं होती। दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक निश्चित दूरी में चारों ओर घूमती हुई पिंड की गति होगी, पिंड की गति घूर्णनी गति होगी। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्र पर ढलान दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह कैसे अपने अक्ष में संतुलित रहता है? तो इसका उत्तर है केंद्र परासीय बल गुरुत्वीय बल आकर्षण को संतुलित करता है। जड़त्व आघूर्ण का वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क कहलाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल निश्चित रूप से बढ़ेगा। यदि किसी पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना एवं लोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल √2 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना। किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी कंपन करते हुए पिंड को अपने माध्यम से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। जब एक लकड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तब उसका समय होगा 2 गुना। सरल आवर्त गति में रहता है आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल होता है। सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है तो इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, क्योंकि यह स्थिर हो जाता है। सरल लोलक की लंबाई को 1 गुना कर दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2 गुना। 1 सेकंड पेंडुलम की समय अवधि कितनी है? तो 1 सेकंड पेंडुलम की समय अवधि 2 सेकंड है। यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई 2 गुना
यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? उसका दोलन काल 2 गुना बढ़ जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अब हम क्रायोजेनिक्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान से संबंधित है। सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। क्रायोजेनिक्स इंजन प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक्स इंजन अधिकतर रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। 333 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना होता है? 140। एक मनुष्य के शरीर का तापमान 60 डिग्री है, सेंटीग्रेड में 60 डिग्री है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान विद्युत ताप पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। किसके प्रयोग से भट्टी का तापमान मापा जाता है? तो याद रखना, जो भी तापमान मापने वाली चीज़ें होगी उसे पाइरोमीटर से मापा जाएगा। पाइरोमीटर। जब किसी इस्पात के रोड को गर्म किया जाता है तो वह थोड़ा सा लंबा हो जाता है। यदि किसी द्विधातु पट्टी को गर्म किया जाता है तो वह उच्च तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ने लगेगी। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो उसके तल पर जल का तापमान क्या होगा? तो याद रखना, कोई भी तालाब में अगर जल जमने लगता है अथवा बर्फ में बदल जाता है तो उसके अंदर जितना भी पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और इसी के कारण उसके अंदर मछलियां जीवित रह पाती है। इसका उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठंडे प्रदेशों में मछलियों के जलाशयों में जीवित रहने का कारण है बर्फ के निचली सतह के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का होना। ठंड के मौसम में जल के पाइप के फट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है क्योंकि पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है। फेस प्लेट का उपयोग रेलवे में किस लिए किया जाता है? क्योंकि रेखीय प्रसार से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक लोहे के आंकड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होता है क्योंकि लोहा का जो आंकड़ा या जो टुकड़ा है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु के बने बर्तनों में लकड़ियों के हैंडल होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का रोधक अथवा ऊष्मा का कुचालक है। अणु द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है। थर्मस बोतल के ग्लास पर लेपित रजत ऊर्जा को कम करता है जिसे स्थानांतरित किया जाता है संवहन से। आग से लोहे की छड़ गर्म होना क्या है? ऊष्मा का संचरण। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? संवहन प्रक्रिया के द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मा ऊर्जा की यात्रा की विधा के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की जो ऊष्मा ऊर्जा है उसकी यात्रा किस विधा के रूप से आती है, किस प्रकार जाना जाता है? तो वह प्रक्रिया विकिरण है। किस प्रकार से हमें सूर्य की गर्मी मिलती है? तो विकिरण से हमें सूर्य की गर्मी मिलती है इस प्रक्रिया से। स्वच्छ रातें बादल छाए रातों की तुलना में किस प्रकार ठंडी रहती है? विकिरण के कारण। इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो संवहन के कारण पानी गर्म हो जाता है। मिट्टी के घर ईंट से बने घरों की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में गर्म रहते हैं। उसका कारण है मिट्टी कुचालक है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ईंट ताप का कुचालक होती है। एक गर्म वस्तु को शीतल करने के लिए उस पर हवा दी जाती है। इससे किसके द्वारा ऊष्मा का ह्रास की वृद्धि होती है? संवहन के कारण। थर्मस फ्लास्क का रजती तल ऊष्मा के अंतरण को रोकती है। तो यह होता है संवहन से विकिरण के चालन से।
तीनों से, संवहन से, विकिरण से और चालन से। आग से पानी को गर्म करना क्या है? ऊष्मा का संवहन। पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण क्या कहलाता है? सॉरी, ये प्रश्न इस प्रकार है, पूर्णतया काले पिंड की अवशोषण शक्ति कितनी है? 1। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होना चाहिए, तो छाते के रंग हमेशा ऊपर की ओर से काला और भीतरी ओर से सफेद होना चाहिए। रेडिएशन किसके द्वारा सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तो खुरदुरी काली सतह से सबसे ज्यादा अवशोषित। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग है 0। थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थित तापमान बनाए रखता है। धूप की कौन सी किरण सोलर कुकर को गर्म करने में सहायक है? तो अवरक्त किरण धूप में सोलर कुकर को गर्म करने में सहायक होती है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। 1 कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर तांबे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एक एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प तीव्र जननशील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत करता है। भाप की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान 536 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। जल के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है, तो जल के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। पानी गर्म के बजाय वाष्प से जलना ज़्यादा ही गर्म साबित होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छिद्रों से पानी निकलते हुए वह ठंडा होता रहता है, वाष्पित होता रहता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ का वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तन होना को कहते हैं संघनन। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 4 फीट कूद सकता है तो वह चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा? वह चंद्रमा पर 6 गुना अधिक अर्थात 24 फीट कूद सकता है क्योंकि चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंचाई से कूदा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान प्राप्त किया अर्थात मान दिया? कैवेंडिश ने। आगे बात करते हैं कि तेल डिप में मिट्टी का तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो वह केशिका के कारण ऊपर उठता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो उनका कारण है पृष्ठ तनाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक में लाने पर घट जाता है। यदि गैस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई आधी हो जाएगी। प्लॉटिंग पेपर का स्याही के नोक में शामिल है, तो प्लॉटिंग पेपर पर स्याही के नोक में केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ तनाव द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है? वेंचुरीमीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायु में स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है बर्नौली प्रमेय के आधार पर। किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए तो
द्रवों का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इस प्रकार आज हमने लगभग 100 वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ें और इसे जरूर याद करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।